नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं राज। राजधानी लखनऊ में जिस्म के कारोबार का भंडाफोड़ हुआ है। गोमती नगर के एक आलीशान अपार्टमेंट में पुलिस ने छापा मारकर 2 पुरुष और 1 महिला को गिरफ्तार किया है। चेहरे पर नकाब लगाकर पुलिस की जिप्सी में बैठते ये वो गुनहगार हैं जिन्हें पुलिस ने जिस्म फरोशी के आरोप में गिरफ्तार किया है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने लखनऊ के हाई प्रोफाइल इलाके गोमती नगर में दबिश दी तो यहाँ चलने वाला जिस्म का कारोबार सबके सामने आ गया। अधिकारी जो महानगर है उनसे संपर्क करके कार्रवाई की गई तो वहाँ पर 1 लड़की और 2 लड़के मिले हैं जिन्होंने स्वीकारा है कि वो पैसे लेके वहाँ पर मॉरल ट्रैफिकिंग के लिए आई थी और उस पर लीगल कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने सिल्वर हाइट के फ्लैट नंबर 306 से 1 महिला समेत 2 पुरुषों को आपत्तिजनक हालत में गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक तीनों आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। जो सज्जन है जिनका फ्लैट वो इसमें रह रहे हैं उन्होंने किसी को बुला लिया तो अब कोई आदमी जो घर में रह रहा है उसके यहाँ कोई भी आ सकता है, बुला लिया, स्पेसिफिक सूचना भी नहीं, उस पर कार्रवाई की गई है। हाई प्रोफाइल इलाके से जिस्म फरोशी के भंडाफोड़ को पुलिस ने शुरू में दबाने की कोशिश की, लेकिन मीडिया के दबाव में पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। ऐसे में इतने गंभीर मामले में पुलिस की कार्रवाई कई सवाल खड़े करती है। नीरज मिश्रा, जी मीडिया, लखनऊ। और कोर्ट के आदेश और तमाम कोशिशों के बावजूद भी रैगिंग की वारदात रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। ताजा मामला इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का है, जहां बीए के एक छात्र का परिचय लेने के नाम पर उसके साथ रैगिंग की गई। बताया जा रहा है कि अपने साथ हुए इस हादसे के बाद से पीड़ित छात्र बेहद डरा हुआ है और इलाहाबाद में अपना कमरा छोड़कर अपने घर चला गया है। पीड़ित छात्र के दोस्तों के जरिए मामला सामने आने के बाद कॉलेज प्रशासन ने जांच बिठा दी है, लेकिन रैगिंग के मामले में बौखलाए छात्र यूनिवर्सिटी प्रशासन के विरोध में उतर आए हैं और छात्रों ने प्रॉक्टर का घेराव किया और वहां पर जमकर नारेबाजी की गई। छात्रों की मांग है कि दोषी छात्रों को जल्द से जल्द सजा दी जाए और यूनिवर्सिटी प्रशासन जल्द ही कैंपस में सीसीटीवी कैमरे लगवाए ताकि ऐसी गतिविधियों को जल्द से जल्द मॉनिटर किया जा सके। में 4-5 लड़के सिगरेट पी रहे थे जो कि मुंह कपड़े से बांधे थे। तो ये जो है इसने नमस्ते सर कह दिया और उसके बाद आने लगा तो उन लोगों ने बोला कि तुम नशा करो तो सिगरेट पियो। तो उसने कहा कि मैं सिगरेट नहीं पीता, मुझे पसंद नहीं है। तो वो लोग दबाव डाले। जब वो ये बात नहीं माना तो उसने उन्होंने थप्पड़ 3-4 मारा। करीब 4 लड़के थे तो उसके बावजूद बोले कैसे नहीं पियोगे, तो ये बोला मैं नशा नहीं करता। तो इसका एक लोग हाथ पकड़ लिए, एक लोग जो ऐसे पीछे पकड़ लिए, एक लोग ऐसे करके और एक लोग पूरे से काट दिए। ब्लेड्स काट दिए हुए थे। कौन सी ब्लेड्स? यहाँ पर तो बोला कि ये यूनिवर्सिटी में इतना खतरा है, हम नहीं पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। महोबा जिले के उप कारागार के जेलर पर एक कैदी के साथ मारपीट का गंभीर आरोप लगा है। हत्या के आरोप में जेल में बंद कैदी सुनील का आरोप है कि जेलर ने उसकी गर्म सरिये से पिटाई की। पेशी के लिए आए कैदी ने सीजेएम कोर्ट में अपील दायर कर मामले की जानकारी कोर्ट को दी है, जिसके बाद कैदी को मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा गया। कैदी सुनील के मुताबिक जेलर के खिलाफ कैदियों के साथ मारपीट के मामले में वो गवाह बना था, जिससे नाराज होकर जेलर ने उसके साथ मारपीट की। ये मुल्जिम 1 तारीख को यहाँ न्यायालय महुआ में एडीजे फर्स्ट कोर्ट में तारीख के लिए आया था। इसका 302 में ये मुल्जिम है। इसको यहाँ मुकदमा ट्रायल कोर्ट चल रहा है। तो जब ये वापस गया तो जेलर साहब ने इसको अंदर मारपीट की, क्योंकि कुछ दिन पहले 2 कैदियों को, सनी और दूसरा और साकिर, 2 को मारा पीटा था। ये उसमें गवाह बन गया था। जेलर साहब के विरुद्ध इसने गवाही दी गई थी, तो उसी वजह से जेलर साहब को द्वेषता हो गई इससे। और मैं 302 के मुकदमे में विचाराधीन बंदी हूँ। 3-3.5 साल से बंद हूँ जेल में। और क्या कहते, जेलर साहब ने मुझको बहुत मेरे साथ मारपीट की। रोटी सेंकने वाले से मुझको मारा, पूरे शरीर में जख्म बना दी और 150 करीब लाठी मारी मुझे। 2-3 दिन तन्हाई में डाले रहे। आगे बढ़ते हैं। असम के करीमनगर में यूपी के बदायूं जैसा मामला सामने आया है। यहां पर नाबालिग लड़कियों के शव पेड़ से लटके हुए मिले हैं। दोनों लड़कियां 10वीं और 9वीं में पढ़ती थी और बुधवार को स्कूल से लौटने के बाद से ही लापता चल रही थी।
लोगों को वो आदत है कि नहीं, वैसे पता नहीं है। टीचर्स डे के दिन जब लाखों छात्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण सुन रहे थे, तभी असम के करीमनगर में एक वारदात ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। यहाँ घने जंगलों के बीच 2 नाबालिग छात्राओं के शव पेड़ पर लटके मिले। थोड़ी ही देर में वारदात की सूचना चारों ओर आग की तरह फैल गई और स्थानीय लोगों के साथ पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने शवों को पेड़ से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक दोनों लड़कियां 10वीं और 9वीं में पढ़ाई करती थी और बुधवार को स्कूल से लौटने के बाद से लापता थी। घटना को देखते हुए इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। हालांकि अभी ये साफ नहीं हो पाया है कि लड़कियां वहां कैसे पहुंची। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और उत्तर प्रदेश में 13 सितंबर को विधानसभा की 11 और लोकसभा की 1 सीट पर उपचुनाव होना है। इस उपचुनाव में लखनऊ पूर्व विधानसभा सीट को सबसे अहम माना जा रहा है। आखिर क्या है इस बार इस सीट का राजनीतिक समीकरण, आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश के जिन 11 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उनमें सबसे महत्वपूर्ण लखनऊ पूर्व की सीट मानी जा रही है। इसके कई कारण हैं। दरअसल यहां से विधायक रहे बीजेपी के दिग्गज कलराज मिश्र के सांसद बनने के बाद ये सीट खाली हुई है। इसके अलावा 1991 से लेकर इस सीट पर बीजेपी का ही कब्जा रहा। यही कारण है कि पार्टी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बनी इस सीट पर इस उपचुनाव के लिए कई बार लखनऊ से सांसद रहे लालजी टंडन के बेटे आशुतोष गोपाल जी टंडन को मैदान में उतारा गया है। इतना ही नहीं, पिछली बार कलराज मिश्र की जीत का मार्जिन बचाए रखने की चुनौती के अलावा लखनऊ से सांसद गृह मंत्री राजनाथ सिंह के होने के चलते उन पर भी यहाँ की जीत हार की जिम्मेदारी होगी। लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने सारे ताकत को झोंक दिया है चुनाव जीतने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही प्रतिष्ठा की सीट है उनके लिए। मैं ये समझता हूं कि ये सरकार प्रदेश की पूरी तरह नाकाम है। कानून व्यवस्था ध्वस्त है, अपराध का बोलबाला है, प्रदेश सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। बिजली के लिए हाहाकार मचा हुआ है, वर्ग विशेष की तुष्टीकरण की पराकाष्ठा है। जनता ये सब देख रही है। दरअसल इस बार के घमासान को समझने के लिए 2012 के परिणाम पर नजर डालनी होगी। तब पूर्व IAS अखंड प्रताप सिंह की बेटी जूही सिंह SP से प्रत्याशी थी, जो 20,818 वोटों से हारकर दूसरे नंबर पर रही। जबकि कांग्रेस के रमेश श्रीवास्तव को जूही से भी करीब 12,000 वोट कम मिले थे। इस बार भी दोनों अपनी पार्टी से उम्मीदवार हैं, जिनका यही दावा है कि लगातार बीजेपी के पास रहने के बावजूद यहाँ समुचित काम नहीं हुए। मेरी एक्सेसिबिलिटी की और शायद मैंने हर मुद्दे को बहुत संवेदनशीलता से और गैर राजनीतिक प्लेटफॉर्म पे लिया है, उसका मुझे फायदा मिलेगा। सहजता मैं सबके सामने उपलब्ध हूँ। चूंकि छात्र राजनीति से निकल के आया हूँ, इसलिए काम करने का अंदाज भी हम लोग का अलग होगा। न आवेदन होगा न निवेदन होगा, सिर्फ समस्या का समाधान होगा। दरअसल 4,15,558 मतदाताओं वाले लखनऊ ईस्ट में कुल 75 पोलिंग सेंटर हैं। इसे 6 जोन और 23 सेक्टर में बांटा गया है। यहाँ से कुल 15 उम्मीदवार मैदान में हैं। हालांकि परिसीमन के बाद से इस क्षेत्र का स्वरूप पहले से बदला है। इसीलिए बीजेपी के उम्मीदवार भी ये मानते हैं कि लखनऊ पूर्व की जनता की अपनी समस्याएं हैं, जिन पर काम करना उनकी प्राथमिकता होगी। आगे जो लखनऊ में विकास कार्य प्रस्तावित हैं, चाहे आउटर रिंग रोड हो, चाहे गोमती सफाई अभियान हो, चाहे गोमती नगर का स्टेशन विश्व स्तरीय बनने जा रहा है, चाहे मेट्रो शुरू होने जा रही है, ये सब जनता के सामने है। मेरी ओर से प्राथमिकता ये है कि जनप्रतिनिधि की उपलब्धता और क्षेत्र का विकास। लखनऊ पूर्व की जनता को इस उपचुनाव के माध्यम से एक और मौका मिला है, जिसके जरिए वो ऐसा जनप्रतिनिधि चुन सकती है जिससे उसकी समस्याएं कम होने के आसार हों। अमित पारुल, जी मीडिया, लखनऊ। और 13 सितंबर को बहराइच में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे यूपी के माध्यमिक शिक्षा मंत्री विनोद कुमार सिंह ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। शिक्षक दिवस पर पीएम द्वारा बच्चों को संबोधित करने को विनोद कुमार सिंह ने नाटक बताया है। माध्यमिक शिक्षा मंत्री ने कहा कि अगर मोदी सच में बच्चों का हित चाहते हैं तो उन्हें 6ठी से 12वीं तक के सभी बच्चों को लैपटॉप देना चाहिए।
आज के दिन मोदी जी को चाहिए कि अगर बच्चों से प्रेम है तो चाहे जिस क्लास 6 के बाद के बच्चे चाहे इंटर के हों, सबको एक एक लैपटॉप दे दें, तब इस जो है पिछड़े हुए देश का कल्याण होगा। भाषण देने से, नाटक करने से, नौटंकी करने से देश आगे नहीं बढ़ता। ढोल बजाने से, बांसुरी बजाने से देश आगे नहीं बढ़ता। मेरठ में लड़की के लापता होने के मामले पर लोगों ने हंगामा किया और मेरठ गढ़ रोड पर जाम लगाए रखा। काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने लोगों को वहां पर शांत कराया। दरअसल परिजनों ने फैज नाम के युवक पर लड़की को बहला फुसलाकर ले जाने का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि टीचर्स डे पर लड़की घर से स्कूल के लिए निकली थी, लेकिन फैज उसे अपने साथ लेकर गया। फिलहाल पुलिस ने फैज के परिवार वालों से पूछताछ शुरू कर दी है। एक साक्षी नाम की लड़की है, उसके गायब होने पर यहाँ के लोगों द्वारा जाम लगाया गया था। समझा बुझा करके जाम हटवा दिया गया है और उसके लिए भी पुलिस द्वारा टीम बना दी गई है और उसकी खोज की जा रही। और बुलंदशहर शहर में लूट के इरादे से घर में घुसे कई बदमाशों ने पति के सामने ही उसकी पत्नी से बलात्कार किया। वारदात पहासू थाना इलाके की है। खबरों के मुताबिक पहले बदमाशों ने घर में लूट की वारदात को अंजाम दिया, फिर तमंचे के बल पर महिला के साथ रेप किया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने सामूहिक बलात्कार का केस तो दर्ज कर लिया है, लेकिन लूट का जिक्र एफआईआर में नहीं किया है। पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल होने के बावजूद भी आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया है। पुलिस पर आरोपियों को बचाने का आरोप भी लग रहा है। उन्होंने मतलब गया तो पूरे घर की ढूंढा खोरी करी है। ढूंढा खोरी करके उन्हें कछु मिला नहीं। फिर उन्होंने मेरे आदमी की नार पर चक्कू धरा और मेरे आदमी के संग 7 के 11 मेरा बलात्कार। अभी तक की छानबीन से पता लगा कि ये पड़ोसी में जो एक लड़का शादीशुदा है और एक 17 साल का है, वो उनके रिश्तेदारों में है और एक ही परिवार के हैं। कुछ उनके और विवाद प्रकाश में आ रहे हैं और इस बात की गहराई से छानबीन की जा रही है कि इनके द्वारा क्या घटना हुई है। और फतेहपुर में बदमाशों ने घर में घुसकर महिला की हत्या कर लूट की वारदात को अंजाम दिया। घटना मलवा थाना इलाके के सैनीपुर गांव की है। वारदात के वक्त महिला घर पर अकेली थी। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। लेडीज है वो अकेली थी घर में और मार्च साहब गए थे स्कूल में, तो जब इनका लड़का लौट के आया तो देखा कि मेरी माँ मृत पड़ी हुई और घर का सामान बिखरा हुआ। ऐसा महसूस हो रहा है कि कुछ चोरी की नीयत से आए थे और पहचान गए किसी को, तो उसी में इनको मार दिया। और अगली खबर कानपुर से। कानपुर में नाबालिग बच्चों के ड्राइविंग करने के खिलाफ पुलिस ने अभियान छेड़ दिया है। एसएसपी के पुलिसकर्मियों के साथ एसएसपी ने खुद रोड पर खड़े होकर बाइक चला रहे बच्चों को रोका और उनका ड्राइविंग लाइसेंस चेक किया। इस दौरान किसी भी बच्चे के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिला। इनके पास लाइसेंस नहीं है, इनके पास कागज नहीं है, लेकिन सबके पास मोबाइल फोन है। सबके पास मोबाइल फोन है और मोबाइल फोन का उपयोग कर रहे हैं। पीछे बैठे बच्चे जो है मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, मोबाइल फोन का उपयोग कर रहे हैं और मोटरसाइकिल को कट मारते हुए जा रहे हैं। तो ऐसे बच्चों को जो है पेरेंट्स कंट्रोल करें और ऐसे बच्चों को हमने आज चालान किया है। और बलरामपुर के एक दर्जन गांव में तेंदुए का आतंक है। पिछले 1 सप्ताह के भीतर तेंदुआ 4 लोगों की जान ले चुका है। वहीं 6 मवेशियों को भी अपना निवाला बना चुका है। तेंदुए के आतंक की वजह से ग्रामीण घरों से बाहर नहीं निकल रहे और बच्चों को भी बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं। वहीं वन विभाग को लेकर भी ग्रामीणों में काफी गुस्सा है। ग्रामीणों का आरोप है कि वन विभाग तेंदुए को पकड़ पाने में नाकाम है। तो बलरामपुर की यह खबर, जहां पर एक तेंदुआ खौफ बन चुका है और लोग वहां पर दहशत में हैं। लोग ना तो खुद घरों से निकल रहे हैं, ना ही बच्चों को जाने दे रहे हैं और अगर बाहर निकल रहे हैं तो एक साथ कई लोग बाहर निकल रहे हैं, वो भी लाठी डंडों के साथ।
तेंदुए के आतंक की वजह से लोग वहां पर परेशान हैं। वहीं वन विभाग को लेकर भी ग्रामीण इस वक्त काफी गुस्से में हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि वन विभाग तेंदुए को पकड़ पाने में नाकाम साबित हो रहा है। वन विभाग की टीम हालांकि वहां पर कोशिश कर रही है कि इस तेंदुए को पकड़ लिया जाए, लेकिन अभी तक तेंदुए को पकड़ने में कामयाबी हासिल नहीं हुई है। तो 1 दर्जन गांव में तेंदुए का आतंक देखा जा रहा है और अभी तक 4 लोगों की जान ये तेंदुआ ले चुका है। आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को निर्देश दिया है कि जो विचाराधीन कैदी आधी से ज्यादा सजा काट चुके हैं उन्हें तुरंत मुचलके पर जमानत पर रिहा किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिस जुर्म में कैदियों को पकड़ा गया है, अगर वो उसमें मिली हुई अधिकतम सजा का आधा हिस्सा जेल में काट चुका है तो उन्हें जमानत दे देनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से उन लाखों कैदियों को इसका फायदा मिलेगा जिनके मामले लंबे समय से कोर्ट में चल रहे हैं पर अब तक कोई फैसला नहीं हो पाया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने सभी निचली अदालतों को निर्देश देते हुए कहा है कि 2 महीने तक हफ्ते में 1 दिन जेलों का निरीक्षण भी किया जाए। और बात अगर उत्तर प्रदेश की करें तो यूपी की जेलों में कुल 86,000 इस वक्त कैदी हैं, जिनमें से करीब 55,000 कैदी विचाराधीन हैं। वहीं इनमें से 2% ऐसे कैदी हैं जिन्हें अगर सजा मिल गई होती तो वो अपनी आधी सजा काट चुके होते। तो उत्तर प्रदेश की जेलों की हालत किस तरह की है ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जेलों में 86,000 कैदी इस वक्त बंद हैं, जिनमें करीब 55,000 कैदी विचाराधीन हैं। वहीं इनमें से 2% ऐसे कैदी हैं जिन्हें अगर सजा मिल गई होती तो वो अपनी आधी सजा काट चुके होते हैं।